देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। हाँ यस मैम। ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 से कर रहे हैं, 2 तक हो गया था। अच्छा अभी यहाँ पर क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। तो एक स्टोर है जिसका नाम है फैमिली स्टोर, तो ये कुछ प्रोडक्ट बेचता होगा जिसका प्रॉफिट इनको पता करना है कि जो प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे हैं उसमें इनका प्रॉफिट कितना है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज इन्हें प्रॉफिट पता करना है। इनका प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज्ड फूड। तो ये 3 आइटम ये लोग बेचते हैं, इसका प्रॉफिट पता करना है। ठीक है, फिर बोला है फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द करेंट ईयर फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। हर एक प्रोडक्ट के लिए डेटा, करेंट जो डेटा है वो दिया है। तो प्रॉफिट पता करना है तो हमें चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए सेल्स। अगर है तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब देखते हैं डेटा किस बात का दिया हुआ है। तो ये देखो सेल्स मिल गया, रेवेन्यूज दिया हुआ है। रेवेन्यू का मतलब ही सेल होता है, तीनों प्रोडक्ट का सेल डेटा हमें पता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब वही सीओजीएस, मतलब ये जो प्रोडक्ट बेच के जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रोडक्ट को बनाने में, अगर ये लोग बना के बेचते मैन्युफैक्चरर है, और अगर किसी और से खरीद के बेचते हैं देन ट्रेडर है। ठीक है, तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट इतना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं मिलता है, उससे हमें क्या मिल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा कि सेल करके कितना प्रॉफिट है। फिर यहाँ पर बोला है कुछ कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक जिस बॉटल्स में जाता है उस बॉटल को रिटर्न करने का यहाँ पर दे रहा है कि कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न 60,000 ऐसा बोल रखा है। ठीक है, तो ये कॉस्ट है। इसके बाद और क्या कॉस्ट दिया, ये बाकी सब में नहीं है क्योंकि बाकी दोनों प्रोडक्ट के लिए शायद इस तरीके का बॉटल का कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये पैकेज्ड फूड है, ये फ्रेश प्रोड्यूस है, तो फिर इसके लिए बॉटल्स नहीं जरूरत होगा, तो इसीलिए ये खर्चा नहीं दिख रहा है। तो जो बॉटल्स का यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक वाले प्रोडक्ट में उसका कॉस्ट है 60,000। अच्छा, तो ये हम लोग का नॉर्मली ये खर्चा पीएल में जाना चाहिए। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तक तो हमें पता चल गया ये दोनों का डिफरेंस। अब ये पीएल का खर्चा, इसके बाद नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस, नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम, आइटम सोल्ड, ये दे दिया है। ठीक है, तो और क्या कोई खर्चा हमें दिया हुआ है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखते हैं और क्या खर्चा दिया है। बोल रहा है कि फैमिली स्टोर ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर। बोल रहा है कि बॉटल रिटर्न्स, रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बॉटल्स, टोटल कॉस्ट 60,000, कॉस्ट एलोकेशन बेसिस बोल दिया। तो जो ऊपर 60,000 बोला था ना वो यहाँ पर भी दिया है क्योंकि उसको एक एक्टिविटी माना गया है। फिर बोल रहा है कि ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग कॉस्ट है प्लेस ऑफ ऑर्डर्स फॉर परचेज 7,80,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट है। डिलीवरी जो है वो फिजिकल डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स वो है 12,60,000। सेल्फ स्टॉकिंग, तो स्टॉकिंग ऑफ गुड्स ऑन स्टोर सेल्फ एंड ऑन गोइंग रीस्टॉकिंग 8,64,000 रुपीज का, मतलब जो सेल्फ में स्टॉक को मतलब हम लोग अरेंज करते हैं ना, सजाते हैं, तो उसमें ये इतना खर्चा है। कस्टमर सपोर्ट के लिए, तो कस्टमर सपोर्ट होता है ना, कस्टमर डेस्क होता है कि वहां पर जाके पूछे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तो उसके लिए तो कंपनी का एक खर्चा होता है ना, एक लोग को वहां बैठाना पड़ता है, एक प्लेस असाइन करना पड़ता है। तो वही कस्टमर सपोर्ट का खर्चा पड़ रहा है। असिस्टेंस प्रोवाइड टू कस्टमर इंक्लूडिंग चेकआउट, ये इतना खर्चा पड़ जाता है। तो ये इन्होंने 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज जो है आइडेंटिफाई कर रखा है, वो सारे एक्टिविटीज का यहाँ पर खर्चा बता रखा है। ठीक है, फिर हमें करने क्या बोला है, और इधर ना हमें ये क्योंकि एक्टिविटी है तो ये कॉस्ट कैसे एलोकेट होगा उसके लिए हमें यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर्स बता रखा है। अच्छा, फिर हमें करने क्या बोला है कि फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अलावा बाकी जितने भी कॉस्ट है, जैसे कि बॉटल रिटर्न कॉस्ट, और उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डरिंग, डिलीवरिंग, सेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट जो है ये सपोर्ट कॉस्ट के नाम पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट, मतलब ये सारे कॉस्ट को कैसे करके एलोकेट करेगा प्रोडक्ट में, टू प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे जो है हर एक प्रोडक्ट पे लगाएगा। तो जैसे बेसिस हमें बोल देता है ना, तो यहाँ पर बेसिस कुछ अलग ही बोल रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, मतलब हर एक प्रोडक्ट को बेचने का जितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा उसके बेसिस पे ये सारे कॉस्ट को हमें असाइन करना है। तो फिर कैसे करके निकालेंगे,
तो जैसे हमें बोलता है मशीन आवर के बेसिस पे, तो हम लोग नीचे मशीन आवर लिखते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे, तो नीचे हमें बेसिस में लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ऊपर हम लोग फिर क्या लिखेंगे, कौन सी चीज को डिवाइड करें, सपोर्ट कॉस्ट को, तो यहाँ पर हो जाएगा सपोर्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीओजी। अगर हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 करके हम लोग निकाल सकेंगे कि जो ये लोग अभी करेंटली चाहते हैं ना कि इनके सारे खर्चे एक्सेप्ट सीओजीएस सपोर्ट कॉस्ट जितने भी है वो सब इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, या फिर अगर परसेंटेज नहीं करते तो जितना आएगा उतने बेसिस पे हमारा मतलब जितना भी आंसर आएगा, तो मान लो अगर परसेंटेज में आ रहा है तो समथिंग परसेंटेज ऑफ सीओजीएस होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोला है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। हर एक प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग इनकम निकालना है और ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज निकालना है रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100 करके, जैसे जीपी बाय सेल्स इंटू 100 करते, तो ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100 करके निकालने के लिए बोला है। लेकिन हमें इस बेसिस में पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब जिसको हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कॉस्ट बोल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमें ये बोला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद बाकी देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं, टोटल सपोर्ट कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट। टोटल सपोर्ट कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल सपोर्ट कॉस्ट क्या क्या हो जाएगा, सपोर्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्वेश्चन खुद बोल रहा है सारे कॉस्ट एक्सेप्ट सीओजीएस, तो सीओजीएस के अलावा सभी कॉस्ट आ जाएगा। तो सीओजीएस के अलावा एक है कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न 60,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है बॉटल रिटर्न ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑर्डरिंग डिलीवरी सेल्फ स्टॉकिंग, ऑर्डरिंग डिलीवरी सेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर सपोर्ट। अच्छा, अब इन सब में खर्चा है 7,80,000, 12,60,000, 8,64,000, 15,36,000। तो 7,80,000, 12,60,000, 8,64,000 और 15,36,000। तो सपोर्ट कॉस्ट अदर देन सीओजीएस जैसा हमें क्वेश्चन में बोला था हम लोग वही निकाल रहे हैं। तो कितना आ रहा है, 60,000 प्लस 7,80,000। तो तुम लोग भी करते जाओ क्योंकि क्वेश्चन में काफी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा, सभी क्वेश्चन में जितने भी अभी बाकी है। तो अगर थोड़ा कैलकुलेट करोगे तुम लोग भी तो जल्दी हो जाए। 45 लाख आ रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया ऑल सपोर्ट कॉस्ट। अब इस सपोर्ट कॉस्ट का क्या करना है, यहाँ पर बोला था कि हम लोगों को हर एक प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट। सपोर्ट कॉस्ट कैसे एलोकेट करेगा, COGS ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं टोटल सपोर्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल COGS इंटू 100 करके निकाला जाएगा। तो टोटल सपोर्ट कॉस्ट है 45 लाख, टोटल COGS कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट में सपोर्ट कॉस्ट एलोकेट होगा सीओजीएस के बेसिस पे, इसीलिए सीओजीएस नीचे ऊपर में सपोर्ट कॉस्ट लिख दिया इंटू 100 कर दिया। अब सपोर्ट कॉस्ट तो पता चल गया, सीओजीएस टोटल कितना है, तो ये सबका टोटल 30 लाख, 75 लाख और 45 लाख। तो 30 लाख एल लिख दिया मैंने, 45 लाख और 75 लाख, तो कितना होगा, अगर चाहो तो परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर सकते हैं।
तो 45 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,00,000 1,50,00,000, ठीक है। तो 1,50,00,000 इंटू 100 कितना हो जाए? 30%। 30%। 30%। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। 30% ऑफ सीओजीएस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सपोर्ट कॉस्ट को अप्लाई करना है सीओजीएस के बेसिस पे। ऐसा क्वेश्चन बोला था तभी हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने देखा कि कितना आ रहा है, 30% करके आ जा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग और क्या कर सकते हैं आगे। ये इतना तक तो हम लोगों ने निकाल लिया जो भी क्वेश्चन में बोला था। अब हम लोग को कैलकुलेट करके देना है ऑपरेटिंग इनकम, एंड ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज भी निकालना है रेवेन्यू वाइज। तो पहले हम लोग ऑपरेटिंग इनकम निकालेंगे। तो चलो ऑपरेटिंग इनकम निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। पर्टिकुलर्स। तो ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलता है, पहले जीपी निकलता है। जीपी से सारे खर्चे लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। जीपी से सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग इनकम। तो जीपी से लेस करना होगा। अब ऑपरेटिंग इनकम कितना है वो हमें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी सपोर्ट कॉस्ट है उसे ही ऑपरेटिंग इनकम मानने के लिए क्वेश्चन हमें खुद बोला। तो यहाँ पर हो जाएगा, प्रोडक्ट का नाम है, एक है सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रेवेन्यू लिखेंगे, फिर सीओजीएस लिखेंगे। रेवेन्यू से सीओजीएस लेस करने से आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि होगा 30% ऑफ सीओजीएस। ये लेस कर देने से फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। यही हमें पहले वाले क्वेश्चन में करने के लिए बोला। अच्छा, तो देखते हैं रेवेन्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस देख देख के लिखना है। 39,67,500, 1,03,03,000, 60,49,500। तो 60,49,500, 1,03,03,000 और 39,67,500। ये दिया हुआ है, सीओजीएस भी दिया हुआ है, बस देख देख के लिखना है। 30 लाख, 75 लाख, 45 लाख। तो 30 लाख, 75 लाख और 45। अब माइनस कर लेते हैं, तो ये तो ओरली माइनस हो जाएगा। 30 लाख है, उधर 39 लाख है, तो 9,67,500। अच्छा, अब ये वाला माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0,3,0,0,0, ये तो इतना हो जाएगा, फिर से 0,3, तो ये आ रहा है। देख लो ठीक आया है कि नहीं। 3,03,000। 0,3, यहाँ कॉमा देना चाहिए था। 30, मतलब हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे देने से ठीक रहेगा। अच्छा, अब ये वाला कितना आ जाएगा, 500, और ये 941, 15,49,500 आ रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आएगा, 30% ऑफ सीओजीएस। ऐसा हम लोग क्यों करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जितने भी सपोर्ट कॉस्ट है उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट मानना है एक्सेप्ट सीओजीएस, और उसको हमें जो है सीओजीएस के बेसिस पे देखना है कि कितना हो रहा है, उस बेसिस पे हमें अप्लाई करना है। तो क्योंकि मैंने परसेंटेज में किया तो वो 30% आ गया। तो 30% लगाओ, या बिना परसेंटेज के करोगे तो 0.30 आएगा, वो लगाने से भी चलेगा। तो सीओजीएस का 30%, तो 30 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 9 लाख। 75 लाख का 30% कितना होगा, 22 लाख।
50,000 और 45 लाख का 30%, 13,50,000। माइनस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम 67,500 और ये वाला कितना आ जाएगा। तो ये लास्ट वाला पहले कर लेते हैं, ये कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है। 1,99,500 और ये वाला 7,53,000। तो ये ऑपरेटिंग इनकम हो गया। तो पहले तो बोला था कि ऑपरेटिंग इनकम बता दो, तो हम लोगों ने ऑपरेटिंग इनकम फाइंड आउट कर लिया। और उसके बाद क्या बोला था देख लो, बोला था कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम, वो डन हो गया। अब ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन, हर एक प्रोडक्ट लाइन का ऑपरेटिंग इनकम उसके रेवेन्यू के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो 67,500 यहाँ ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 39,67,500 इंटू 100 करने से जितना आएगा, तो देखो कितना आता है। नेक्स्ट 7,53,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 1,01,05,0330। अच्छा 1,05,0330 60,49,500। तो कितना आ रहा है। पहला वाला 1.70, $7.17, 60,49,500 into 100, 3.297 है, तो हम लोग 30 लिख सकते हैं, 3.6। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखो जैसा हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग उसी हिसाब से प्रोसीड कर रहे हैं। अब इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, इफ फैमिली स्टोर एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो एक ही एकदम सेम लाइन है, टू प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रोडक्ट लाइन, बस यहाँ पर बेसिस जो था वो कुछ और था, यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करके हमें चार्ज करने बोला है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। वही सेम चीज पूछा है, बस यहाँ पर हमें बेसिस जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करना है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बेसिस यूज करने का मतलब हो गया कि हमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना होगा, जिसके लिए पूरा डेटा रेडी है। हम लोग सिर्फ कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बनना चाहिए। यहाँ तो मैंने 3 नहीं 2 बनेगा, मैंने यहाँ पर एक ही बनाया। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। एग्जाम में जब करोगे तब पहले जो है बीच बीच में ऐसा वर्किंग नोट नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो स्टार्टिंग में करके एंड में हो, या फिर पहले आंसर हो उसके बाद जो है वर्किंग नोट हो, वो प्रेजेंटेशन सही होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कर लेते हैं। अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, तब जाके हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं एक्टिविटी, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट पर
कॉस्ट ड्राइवर। तो बॉटल रिटर्न, तो यहाँ पर देखो ये बॉटल रिटर्न का कोई बेसिस नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, क्योंकि ये बॉटल रिटर्न सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक को जा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक जो प्रोडक्ट है उसके लिए ये खर्चा हो रहा है। तो एलोकेट क्यों करें? देखो डिस्ट्रीब्यूट तब करना पड़ता है ना जब ये खर्चा तीनों प्रोडक्ट का है, तो फिर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट ये खर्चा तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का है, तो फिर उसी में चले जाना चाहिए, ये चीज ये बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हमारा कोई भी कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कॉस्ट जो है एक ही प्रोडक्ट के लिए जा रहा है। अब हम लोग फिर ऑर्डरिंग से स्टार्ट करेंगे, तो पहला आ जाएगा ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना होगा? अगर तुम लोग चाहो तो पूरा ये सेम कॉलम बना के यहाँ कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर लिख के प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट करें क्योंकि हमें काफी सारा क्वेश्चन करना होता है। तो टोटल कॉस्ट है 7,80,000, डिवाइड करना पड़ेगा 1560 परचेज ऑर्डर से, बोल ही दिया इस बेसिस पे करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7,80,000 डिवाइडेड बाय 1560 परचेज ऑर्डर। तो कितना आंसर आ रहा है? 500। 500 परचेज ऑर्डर। ऑर्डरिंग के बाद है हम लोग का डिलीवरी। डिलीवरी का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा 12,60,000 डिवाइडेड बाई 3150 डिलीवरीज। तो 12,60,000 डिवाइडेड बाई 3150 डिलीवरीज। तो यहाँ पर रुपीज इतना पर डिलीवरी है, बोलो। 400। डिलीवरी के बाद सेल्फ स्टॉकिंग। $8,64,860 आवर्स। हंड्रेड हो जाएगा ये वाला। सेल्फ स्टॉकिंग के बाद कस्टमर सपोर्ट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। 15,36,000 डिवाइडेड बाई 15,36,000 आइटम सोल्ड। मतलब नंबर ऑफ आइटम सोल्ड पे ये खर्चा डिपेंड करता है। तो ₹1 पर आइटम, ये कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकल गया। अब इसके बेसिस पे हमें सेम ये चीज फिर से रिपीट करना है, ऑपरेटिंग इनकम और वो परसेंटेज वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, as a percentage of revenue फॉर ईच प्रोडक्ट। कंबाइनली नहीं बोला है, हर एक प्रोडक्ट का बोला है। मतलब प्रीवियस वाला जो है क्वेश्चन वैसा ही है, सेम। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर भी जीपी तक तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। जीपी हम लोग यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में तुम लोग अगर करना चाहो तो दोबारा से ये वाला लिख सकते हो, ये वाला दोबारा लिख सकते हो। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा जो है जल्दी कर पाए, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जीपी से ले रहे हैं, क्योंकि जीपी में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो भी चेंजेस आने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है। तो हम यही वाला जीपी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, हम जीपी लिख लेते हैं, जीपी और ब्रैकेट में लिख लेते हैं 0.1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जीपी जो है हम लोग का प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक, तो हम SD ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है।
तो जीपी है 9,67,500, 3,03,000, 15,49,500, 15,49,500, 3,03,000, 3,03,000 और 9,67,500, 9,67, मैंने 7 लिख दिया, 9,67,500, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया जीपी, जो कि हमारा एज इट इज आने वाला था। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस करेंगे, तो लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। पहले ना हम एक काम करते हैं, पहले टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि अलग अलग होगा ना तो काफी टाइम, मतलब अलग अलग डेटा रहेगा, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको पॉइंट ए दे देते हैं, उसके साथ हम लोग उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है, वो भी एबीसी कॉस्टिंग के बेसिस पे। तो एबीसी मतलब हो गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला खर्चा देखो यहाँ पर बॉटल रिटर्न का था, जो कि डायरेक्टली सॉफ्ट ड्रिंक में जाके एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बॉटल रिटर्न का खर्चा, क्योंकि ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे लगने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000। अच्छा, उसके बाद है बॉटल रिटर्न के बाद देखो ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग का खर्चा। तो ऑर्डरिंग का खर्चा कितना है? ऑर्डरिंग का खर्चा हमें बता रखा है @500 पर परचेज ऑर्डर। तो @500 पर परचेज ऑर्डर, ठीक है। एक बार परचेज ऑर्डर देने से 500 रुपए का खर्चा होता है। तो अब देखते हैं कौन से प्रोडक्ट में कितनी बार परचेज ऑर्डर दिए गए हैं। तो वो डिटेल्स कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर देखो तीनों प्रोडक्ट का, पहले का 360, 840, 360। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। देखो हम लोग इसको ना थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं? देखो जैसे यहाँ पर बोला है ना 360, 840, 360, हम लोग चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर करके भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर कॉमा कॉमा देके लिख देते हैं 360, 840, 360, ठीक है। ये हो गया हम लोग का परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इनटू इसमें 500 होगा, तो बार बार लिखने से टाइम जाएगा, तो मैंने इसीलिए क्या किया, यहाँ नीचे जो है कॉमा कॉमा देके परचेज ऑर्डर को लिख दिया। अब हम लोग 360 पहला वाला जो है पहले वाले प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है, तो 360 इंटू 500 ऐसे करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया 1,80,000। जल्दी इसीलिए कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन ही काफी बड़ा है। कंसेप्ट तो हर एक क्वेश्चन में सेम है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालो और उसका आंसर बनाओ। बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन दिख रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर 840 इंटू 500, तो ये कितना आ जाएगा? 4,20,000। और लास्ट वाला बता सकते हो? 360 इंटू 180, वन मतलब 1,18,000, ठीक है। ऑर्डरिंग के बाद डिलीवरी 400 पर डिलीवरी, डिलीवरी @400 पर डिलीवरी। अब देखते कितने सारे डिलीवरी होते हैं ये सब प्रोडक्ट पे। तो डिलीवरी होता है 300, 2190, 660, 300, 2190 और 660। तो 300 इंटू 400, ये तो 3 और 4 12, मतलब 1,20,000 हो जाए। ये हम ओरली कर लिए। और ये वाला 219 इंटू 4 करने पे पता चल जाएगा, 219 इंटू 4 तो 876 और हो जाएगा मेरा 30, 876 और 30, ठीक है। और लास्ट वाला 66 इंटू 4 कर लेते हैं, पता चल जाएगा कितना होगा, और 30 पुट कर देंगे, 264 और 30। अच्छा, इसके बाद कौन सा खर्चा है? डिलीवरी के बाद सेल्फ स्टॉकिंग का था। सेल्फ स्टॉकिंग 100 पर आवर, सेल्फ स्टॉकिंग @100 पर आवर करके। अब देखते हैं आवर का क्या डिटेल्स हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर बोला है कि आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग बोला है 540, ठीक है। तो फिर 400, 2,700, 540, 5,400 और 2,700, तो 100 से मल्टीप्लाई है, तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम। यहाँ पर हो जाएगा
पहला वाला 54,000, उसके बाद हो जाएगा 5,40,000, और ये वाला हो जाएगा 2,70,000। फिर है कस्टमर सपोर्ट ₹1 पर आइटम। कस्टमर सपोर्ट @1 पर आइटम। अब आइटम का क्या डिटेल से देखते हैं। आइटम सोल्ड 1260, 11,04,000, 3,06,000। अब @1 करके है तो फिर कॉस्ट भी उतना ही आ जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला 1,26,000 आइटम बिका। एक आइटम बिकने पे कस्टमर सपोर्ट का खर्चा ₹1 होता है, तो उतना हो जाएगा 11,04,000 और 3,06,000। अब ये सब टोटल करने से आ जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको हम बी नाम दे देंगे। फिर निकालेंगे ऑपरेटिंग इनकम ए माइनस बी कर। ए माइनस बी, तो ए तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, ये ग्रॉस प्रॉफिट, और बी माइनस करने से हो जाएगा। अच्छा, अब इसका टोटल करते देखते हैं। 180, 1,20,000, 3,00,000, 3,00,000, और यहाँ पर हो गया 3,00,000 और 3,60,000 और 54,000। 3,60,000, 54,000, 126,000, 5,40,000। इसके बाद 4,20,000, 8,76,000, 5,40,000, 11,04,000, 29,40,000, और एक किए होते हैं लास्ट वाले 10,20,000. 10,20,000। अब माइनस करते हैं तो जीपी पता चल जाएगा। तो मैंने 29,40,000 लिख रखा है, उस पे ग्रॉस प्रॉफिट है 300 और 3,000, -300 और 3,000, तो 63,000 ये वाला। 5,40,000 और 9,67,500, 4,27,500, और लास्ट वाला क्या हुआ है 5,29,500. 5,29,500। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ इनकम एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो कैसे होगा, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100 करके होगा। तो ऑपरेटिंग इनकम है 4,27,500 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100, 63,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100, 5,29,500 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। अब रेवेन्यू कहाँ मिलेगा, ऊपर भी लिखा हुआ है, क्योंकि पेज इधर उधर करेंगे मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, हम यहाँ से लिख लेते हैं। 39,67,500, 39,67,500 ये निकालो। तब तक हम बाकी लिखते हैं। 105,0330, 60,49,500। देखो परसेंटेज कितना, हम पहला वाला निकाल रहे हैं, तुम लोग दूसरा कुछ निकालो। टेन पॉइंट सेवन सेवन है, तो 10.78 कर सकते हैं, बिकॉज 775 है। कोई सा भी निकाला गया है तो हम लिख लेंगे।
ठीक है, तो दोनों मेथड से हम लोग का जो भी आंसर पूछा था वो हम लोगों ने निकाल लिया कि रेवेन्यू का परसेंटेज कितना होगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि अल्फा लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर। अच्छा, अभी प्रोडक्ट का हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट किया, अभी यहाँ पर कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कौन सा कस्टमर कितना ज्यादा प्रॉफिट करवाता है या कितना प्रॉफिट करवाता है। इट बाइज बॉटल, और इनका काम क्या है, ये बाइज बॉटल वाटर 90 पर केस, 90 रुपए करके बॉटल खरीदते हैं पानी का, एंड सेल्स इट टू रिटेल कस्टमर। रिटेल कस्टमर को बेचते हैं एट ए लिस्ट प्राइस, जिसमें इनका लिस्ट प्राइस है 100 पर केस। ठीक है, तो एक केस 90 रुपीज का आता है और उसको बेचा जाता है 100 पर केस करके रिटेल कस्टमर को। द डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर, अब 5 कस्टमर का डेटा दिया गया है, तो किसको कितना बेचा गया है, केस सोल्ड का मतलब किसको कितना बेचा गया है, तो ये क्वांटिटी हो गया। लिस्टेड प्राइस वो तो हमें पता है 108, 108, 108, 108। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, अब कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है ना, किसी को कम में दे देता है, किसी को मतलब लिस्टेड प्राइस से ऊपर नहीं दे पाएगा, किसी को लिस्टेड प्राइस से कम में दे सकता है या लिस्टेड प्राइस में दे सकता है। तो यहाँ पर देखो दिख रहा होगा कि पहले वाले कस्टमर को लिस्टेड प्राइस पे ही दिया है, उसके बाद वाले को कम में, फिर उसके बाद वाले को और भी कम में, उसके बाद वाला 104 है, फिर 97.2 है। मतलब बेसिकली इन लोगों को डिस्काउंट मिला है, जिनको कम में दिया गया है उन लोगों को क्या मिला है, डिस्काउंट। जो तुम लोग डिस्काउंट अलाउड लिखते हो ना कस्टमर को, तो डिस्काउंट दिया गया है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, कितना परचेज ऑर्डर दिया था, तो ए कस्टमर ने इतना, बी ने इतना, सी ने इतना, डी ने इतना, ई ने इतना। नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स, ठीक है, तो कितने कस्टमर्स जो है विजिट करते हैं, तो ए जो है 2 बार, बी 3 बार, सी 6 बार, डी 2 बार और जो है ई 3 बार विजिट करता है। ये डिटेल्स में मिला। और क्या है, नंबर ऑफ डिलीवरीज, कितने बार डिलीवरीज होते हैं, तो ए के पास 10 बार, बी के पास 30 बार, ये 60 टाइम्स, 40 टाइम्स एंड 20 टाइम्स डिलीवरी हुआ है। फिर किलोमीटर ट्रेवल्ड पर डिलीवरी, एक बार डिलीवरी करने जाने पे कितना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। अगर ए के पास जाते हैं तो 20 किलोमीटर, बी के पास 6, सी के पास 5 और डी के पास 10 और ई के पास 30, इतने किलोमीटर ट्रेवल करने पड़ता है। नंबर ऑफ एक्सपीडिट डिलीवरीज, मतलब जरूरत पे फास्ट फास्ट डिलीवरी करना पड़ता है, कितना बार हुआ है, तो बोल रहा है ए बी सी डी कस्टमर को कभी ऐसा फास्ट डिलीवरी करने का नीड नहीं आया, बट ई को एक बार किया गया था। तो ये 5 कस्टमर का हमें डिटेल्स दिया है, उनको कितना बेचा, लिस्टेड प्राइस कितना था, सभी के लिए वो बराबर था, किसको कितने में बेचा, ठीक है, किसने कितना बार खरीदा तो कितना बार परचेस ऑर्डर दिया, किसने कितना बार विजिट किया वो बताया है। अच्छा, आफ्टर दैट बोला है कि कितने बार डिलीवरी हुआ और किसके यहाँ डिलीवरी करने जाने पे कितना किलोमीटर रास्ता जाना पड़ता है या डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और कितने बार एक्सपीडिट डिलीवरी करना पड़ा। फिर 5 एक्टिविटीज दिया है, बोल रहा है कि 5 एक्टिविटी ढूंढ लिया इन्होंने, ऑर्डर टेकिंग, कस्टमर विजिट, डिलीवरीज, प्रोडक्ट हैंडलिंग, एक्सपीडिट डिलीवरीज, ये सब 5 एक्टिविटी। और ये हर एक एक्टिविटी को जो कॉस्ट ड्राइवर जो है ड्राइव करता है, कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, देखो 750, 600, 5.75 ये करके दे दिया है। तो यहाँ पर ना एक अच्छा बात क्या है पता है, यहाँ पर हमें दे दिया है कि कॉस्ट ड्राइवर का रेट ही दे दिया है 750 पर परचेज ऑर्डर। तो एक्चुअली ऑर्डर टेकिंग जो है उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, उसका कॉस्ट कम या ज्यादा होता है नंबर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे। तो नॉर्मली हमें क्या करता है, ऑर्डर टेकिंग का कॉस्ट दे देता है, फिर हमें कॉस्ट ड्राइवर बता देता है, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, तो हमें वो यूज करना पड़ता है। जैसे परचेज ऑर्डर को ऐड करना पड़ता है हमें, यहाँ पर देख रहे हो 15, 25, 30, 25, 30 ये ऐड करके ऑर्डर टेकिंग के कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ता है, तो 750 आता है। बट यहाँ पर हमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल के दे दिया है, तो अच्छा बात है, हमारा मेहनत कम हो गया। फिर यहाँ पर कैलकुलेट करने बोला है, कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ 5 रिटेल कस्टमर नाउ बीइंग एग्जामिन, कमेंट ऑन द रिजल्ट। बोल रहा है कि हमें हर एक कस्टमर का क्या करना है, ऑपरेटिंग इनकम निकाल के दिखाना है 5 कस्टमर का, ठीक है, और हमें ABCDE का ये जो भी हमें दिखेगा रिजल्ट उस पे हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो कस्टमर पे कमेंट क्या होगा, कौन से कस्टमर ज्यादा प्रॉफिट करवा रहा है, कौन सा कस्टमर कम प्रॉफिट करवा रहा है, यही सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है, state what insight are gained by reporting both the list price selling and actual price selling for each customer। हर एक कस्टमर का जो लिस्ट सेलिंग प्राइस है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, मतलब जो डिस्काउंट दिया गया है
उससे क्या पता चल रहा है, क्या गेन है क्या नहीं है, उसका हमें रिपोर्टिंग करने बोला है। ठीक है, वो बताएंगे कैसे होता है। पहले तो क्वेश्चन 1 पे कंसेंट्रेशन करना है कि हमें ऑपरेटिंग इनकम निकालना है। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग इनकम सेल से जब हम लोग कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमें ऑपरेटिंग इनकम मिलेगा। तो हम लोग के पास यहाँ पर कॉस्ट के नाम पे क्या है, हम लोग के पास यहाँ पर कॉस्ट के नाम पे तो एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे ये देखो ना, लिस्टेड प्राइस से अगर हम लोग एक्चुअल प्राइस देखते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगा ना, कि देखो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 90। हम लोग हर एक चीज 90 रुपए से खरीदते हैं, बेचे कितने में, तो 90 का चीज इतने में, इतने में, इतने में, इतने में, इतने में। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितना हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट है, ये पता चलेगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो लिखने के बाद हमें दिखाना पड़ेगा कि हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम कितना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि वही हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो ये सब खर्चे का हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर ABCDE, ठीक है, कस्टमर विजिट का खर्चा फॉर कस्टमर ABCDE, ऐसे करके निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर सारा ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल करना पड़ेगा, जीपी से लेस करना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग इनकम पता चल जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग हेडिंग करो कंप्यूटेशन ऑफ कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। तो एक एक कस्टमर का निकालना है, तो सभी कस्टमर के नाम लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, A B C D E। सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू कितना होगा, तो रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? तो रेवेन्यू मतलब सेल, तो सेल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ केसेस सोल्ड, केस था क्या क्या था, हाँ, नंबर ऑफ केसेस सोल्ड इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस, जितने में बिका ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 4680 इंटू 108, पहला वाला 4680 इंटू 108। उसके बाद आ जाएगा 19688 इंटू 106.20, 19688 इंटू 106.8020। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा 1,36,800 71,550, 1,36,800 71,550, 8775, 8775 इंटू इंटू 99,104.4, 97.2। ठीक है, तो ये हम लोग का सेलिंग प्राइस रेवेन्यू आ जाएगा। तो चेक करो कितना आ रहा है, 4680 इंटू 108, 5,05,440। अच्छा, 19688 इंटू 106.2, 20,90,865, 20,90,866 कर देते, पॉइंट हटा देते, 13
1,65,6,800 into 99. 1,35,43,000, 1,35,43,200. अच्छा, इसके बाद 7,1,550 into 104.4. 74,69,000, 74,69,820. 8,775 into 97.20. 8,52,930. ये हो गया रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू से क्या लेस करेंगे? सीओजीएस, तब जाके हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीओजीएस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो सभी के लिए 90 रुपीज है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 इंटू नंबर ऑफ केसेस सोल्ड। ठीक है, तो हम और दोबारा ऐसे करके नहीं लिख के हम 90 इंटू यहाँ केसेस सोल्ड का वैल्यू दिया हुआ है उससे लिख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी होगा। तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो पूरा लिख लेना। तो पहला वाला हो जाएगा 4,21,200। उसके बाद वाला बताओ, तो तब मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, किसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। 90 रुपीज करके है हम लोग का एक एक केस का परचेज प्राइस, और हम लोग जितना बेचे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चलेगा। दूसरा वाला बताओ कितना होगा? 17,71,920. ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 1,36,800 इंटू, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। 1,23,12,000. अब ठीक है, 1,23,12,000। और उसके बाद 7,1,550 इंटू 90। 64,39,500. 64,39,500 और लास्ट वाला 7,89,750. ठीक है। अब हम लोग माइनस करेंगे तो जीपी आ जाएगा, तो माइनस करेंगे। तो हम पहला वाला करें, तुम लोग लास्ट की तरफ से करो, हम एबीसी करें, तुम लोग ईडीसी करो, जो मिल जाएगा 505,440 माइनस 4,2,1,200 84,240। अच्छा, बोलो कोई सा भी हुआ है? 63,180 last data. 63,180। ठीक है, हम बी कर रहे, तुम लोग डी करो। हाँ बोलो डी। ये बीच वाला भी निकाल लिया मैंने, ये वाला बताओ डी का। 10,30,320. ठीक है, 10,30,320। ये जीपी निकल के आ गया। अब यहाँ से लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो भी बोलो, जिसको हमें वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम का। यही पूछा था, बताओ कि ऑपरेटिंग इनकम क्या है, उसके बाद कमेंट करो। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू पे निकालने के लिए हमें नहीं बोला है, देख लो क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालने नहीं बोला, तो सिर्फ बोला है कि ऑपरेटिंग इनकम बताओ। तो वर्किंग नोट 1 बना के फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना होगा। तो और उसके बाद एक कमेंट भी करने बोला है, और उसके बाद एक क्वेश्चन 2 है, तो हम थोड़ा सा जगह रख देते हैं। देखो, कमेंट के लिए लगभग इतना नीचे यहाँ से यहाँ तक जगह रख देते हैं कमेंट लिखने के लिए। फिर उसके बाद हमें बताने बोला है ना, एक क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है कि हमें बताना है कि
डिस्काउंट के बेसिस पे कुछ कमेंट करने बोला है, तो उसके लिए भी लगभग इतना जगह रख देते हैं। अच्छा, ये पेज मेरा कंप्लीट है, हम नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट में हम लोग को बनाना है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो एक्टिविटी वाइज होगा। तो सबसे पहला है ऑर्डर टेकिंग एट द रेट ऑफ 750। ऑर्डर टेकिंग, तो ए बी सी डी और ई सभी कस्टमर का निकालना है एट द रेट ऑफ 750 पर ऑर्डर है, शायद मैंने अभी देखा नहीं है। हाँ, पर परचेज ऑर्डर, तो पर ऑर्डर कर दिया। आप देखते हैं किस कौन से कस्टमर ने कितना ऑर्डर किया, 15, 25, 30, 25, 30। ठीक है, तो 15 ऑर्डर के, एक ऑर्डर पे 750, तो 15 ऑर्डर पे कितना होगा, 15, 25, 30, फिर 25, और लास्ट वाला मुझे 30। तो कितना आएगा, 11,250. 11,250। इसके बाद वाला 25 इंटू 75, 18750। ये वाला 3 इंटू 75, 22,500। और 25 इंटू 750, ये कितना होगा, ये वाला तो सेम होगा, 22,500। 18,750। अच्छा, ये भी तो सेम था, मैंने देखा नहीं। अच्छा, फिर ऑर्डर टेकिंग के बाद कौन सा खर्चा है, कस्टमर विजिट 600 पर विजिट। कस्टमर विजिट एट द रेट ऑफ 600 पर विजिट। एक एक विजिट पे 600 रुपए का खर्चा होता है, तो देखते हैं विजिट्स कितना है। ये 23623, 23623 इंटू 600 इंटू 600 इंटू 600 इंटू 600 और इंटू 600। तो वैल्यू आ रहा है ये वाला 12,000, नहीं 1200, 1800, 3600, 1200, 1800। कस्टमर विजिट्स के बाद हो जाएगा डिलीवरीज, 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल। 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल। तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये देखो, यहाँ पर बोला है किलोमीटर ट्रेवल, एक डिलीवरी होने पे एक के लिए 20 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, तो एक के यहाँ पर कितने बार डिलीवरी हुआ है, 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, मेरा बात समझ में आ रहा है। ये जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि एक बार डिलीवरी करने से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो ए को कितना बार डिलीवरी किया है, 10 बार, तो कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा, 200. 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर का 5.75 करके कितना आएगा वो निकालेंगे, तो कैसे हो जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 5.75, इस तरीके से होगा। उसके बाद वाला फिर हो जाएगा 6 इंटू 30, 5 इंटू 60, 6 इंटू 30, 5 इंटू 60 इंटू रेट, 10 इंटू 40, 30 इंटू 20, 10 इंटू 40, 30 इंटू 20। बस अब कैलकुलेशन करके डेटा निकालना है। तो 20 इंटू 10, 200, 200 इंटू
5.75, तो 1150, फिर 180 इंटू 5.75, 1035। बोलो कोई सा भी कैलकुलेशन हुआ है? 170 is the third का. 300. 3456. 345. 345 डिलीवरी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा खर्चा है, प्रोडक्ट हैंडलिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो इसका खर्चा कितना है, इसका है 3.75 पर केस सोल्ड, एट द रेट ऑफ 3.75 पर केस सोल्ड। जितना केसेस बिका है उसके अकॉर्डिंग 3.75 करके, तो केसेस सोल्ड कितना है वो तो फिर यहाँ देखना पड़ेगा। 4680, 19688, 19688, 1,36,800, 71,550, और लास्ट वाला 8775। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4680 इंटू 3.75, 17,550, 19688 इंटू 3.75, 73,830, 136,800, 5,13,000. 5,13,000, और ये वाला 268,237.5. 268 7.5. 313 होगा ना, 37.5 है. 268,312.5 आ रहा है, तो मेरा 3 आ जा रहा है। टू 268,313 आ रहा है, 71,550 है, ठीक है। 8 नहीं है, वो 0 है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, ये 0। और आखिर वाला कितना है? 42,906.23. 32,906। और हाँ ठीक है, पॉइंट तो हटा दिया है मैंने। और स्पीड डिलीवरी का खर्चा, स्पीड डिलीवरी का खर्चा कितना है यहाँ पर देखते हैं। 2250 पर डिलीवरी, एट द रेट ऑफ 2250 पर एक्सपीडेड डिलीवरी, एक्सपीडिटेड डिलीवरी। बस एक ही कस्टमर का हुआ था, अच्छा हुआ, नहीं तो इतना सारा कैलकुलेशन और करना पड़ता। 2250 इंटू 1, एक ही बार हुआ है, तो फिर नंबर ऑफ डिलीवरी 2250 इंटू 1। अब जाके पता चला कि सबका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, बट अभी इंडिविजुअली नहीं पता चला है। अब इंडिविजुअली कैसे निकालेंगे, कॉलम वाइज ऐड करके।
ऐड करके देखना है। तो ए का ऐड करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे ए का ऑर्डर टेकिंग का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, सब एक एक करके ऐड करना है। तो हम ए का कर रहे हैं, तुम लोग ई डी ऐसे करके करो। $31,150 आया। बोलो कोई कैलकुलेशन हुआ है? 95,415. लास्ट तक B. बी, अच्छा 95,415। तो हम सी करें? सी कर लेते, तुम लोग कुछ और करो। $5,40,825। बोलो कोई भी कैलकुलेशन भाई, डी या ई में से। 2,90,563. D. और ई का 62,906. 62,906। ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग को मिल गया। अब इस कॉस्ट को हमें वहां पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे लास्ट वाला आया ये 62,906। उसके आगे वाला ये एकदम स्टार्टिंग वाला कितना आया था? 31,150 शायद। हाँ, 95,415। 540825। और 290563। माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग इनकम मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल दिए हैं। तो हम इधर से करें, तुम लोग बैक साइड से करो, देखो। $53,900। 2,23,531। 6,90,375। अच्छा, एक तुम लोग बता दो कोई कैलकुलेशन किया हुआ है तो। 7,39,757. D. 757। ठीक है। 274. 274। अब हम लोग को एक कमेंट करना है। ये देख के हमें क्या पता चल रहा है? तो देखो, हमें ये देख के सबसे पहला तो पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा वाला कस्टमर जनरेट करता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट तो ये दिख रहा है, डी जनरेट करता है। सबसे कम कौन करता है? ई जनरेट करता है। ठीक है। अब हम लोग को लिखना है कि कौन मतलब हमें ये देख के जो भी कमेंट समझ में आता है करना है। ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डी जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर है हमारे लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं डी इज मोस्ट प्रॉफिटेबल customer. D's profit are even higher than C। अब ये मैंने क्यों बोला है डी का प्रॉफिट सी से भी ज्यादा है? ऐसा मैंने क्यों बोला है? क्योंकि देखो
सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसने जनरेट किया है? जैसे अगर रेवेन्यू देखोगे तो ये है 5,05,440, ये है 20,90,866, ये है 1,35,00,000, ये है 74 लाख, ये है 8,52,930। तो सबसे ज्यादा सेल तो सी ही जनरेट करके देता है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किसने करके दिया है? डी ने करके दिया है। ठीक है, तो वही कंपैरिजन हम लोग लिख रहे हैं कि डी जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर है, डीज प्रॉफिट आर इवन हायर देन सी, सी से भी ज्यादा है। ऐसा हम लोगों ने ये इसीलिए बोला क्योंकि सी ऐसा एक कस्टमर है हुज रेवेन्यू हाईएस्ट, जिसका हाईएस्ट रेवेन्यू है, सभी कस्टमर के अंदर हाईएस्ट रेवेन्यू है सी का, फिर भी वो इतना प्रॉफिट नहीं दे जनरेट कर पा रहा है जितना प्रॉफिट जो है डी जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर लिखेंगे, कॉमा दे दो, डिस्पाइट having 52.30%, हम बता देंगे ये कहां से आ रहा है। ठीक है, 52.30% ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ कस्टमर सी। मतलब कस्टमर सी जो है ना, उसको सबसे ज्यादा हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं। देखो यहाँ क्वांटिटी में भी दिख जाएगा, कस्टमर सी को सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं 1,36,800, और ये वॉल्यूम में 50 जो मैंने परसेंटेज लिखा है ना 52.30% है। कैसे निकाला जाता है? 1,36,800 डिवाइडेड बाई ये सबका टोटल करना चाहिए। ये देखो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो टोटल इतना आउट ऑफ सी का इतना हो जाएगा। तो करके देख लो, 4,680, उसके बाद 19,688, फिर उसके बाद 1,36,800, 71,550, 8,775, तो टोटल हो गया 2,41,493 इंटू 100, 1,36,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,41,493। तो ये देखो 50, अच्छा मेरा ना कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया लग रहा है, 52 आना चाहिए, 52 क्यों नहीं आया? मैंने क्या गलत लिखा है? चलो चेक करते हैं। तो यहाँ तो दिखना मुश्किल है, छोड़ो हम यहाँ से चेक करते हैं। 4,680, 19,688, 1,36,800, 71,550, 8,775, 2,41,493 आ रहा है। तो 1,36,800 तो अभी 56.64 आ गया, ऐसा कैसे हो रहा है? ये तो मेरा 52.30 आया हुआ है, मैंने कैलकुलेट किया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्यों ऐसा आ रहा है। मैंने 2 बार कैलकुलेट किया, फिर लास्ट में एक बार देख लेंगे, शायद कुछ गलत हो रहा है। अच्छा इसके बाद द मेन, अब इसमें लिखो द मेन रीजन इज दैट सी रिसीव। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब किसी को हम ज्यादा बेच रहे हैं फिर भी वो मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, जिसको हम ज्यादा नहीं बेच रहे वो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। जैसे अगर देखा जाए कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट डी दे रहा है, जबकि देना चाहिए था सी को, क्योंकि सी ने सबसे ज्यादा जो है परचेज किया है। तो मेरा सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम में कस्टमर है वो है सी, सी कस्टमर मेरे से सबसे ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्ट लिया है, फिर भी वो मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाया। उसका रीजन ये है कि सी को हम लोगों ने डिस्काउंट ज्यादा दिया है कंपेयर टू डी। इसको 99 रुपीज में बेचा है। सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस अगर देखा जाए इसका है
इससे भी ज्यादा ई का है, बोल सकते हो इससे भी ज्यादा तो ई का है, ऐसा सोच ही सकते हो, सोच कह सकते हो, दिख ही रहा है देखो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला है ई को, उसके बाद सी को, लेकिन ई का सेलिंग वॉल्यूम भी तो कम है ना, तो फिर उसका तो वैसे ही कम आने वाला है, सोचो ना, सब में ये जितने लोग हैं, ठीक है, इसमें ए का तो सबसे कम है, वो छोड़ो, लेकिन ए को क्योंकि 108 में बेचा गया है, तो उसका क्वांटिटी, सॉरी, उसका सेल्स वैल्यू जो है वो ठीक ठाक दिखेगा। लेकिन हम लोग का यहाँ प्रॉब्लम जो है सी और डी में आया है, ठीक है, प्रॉब्लम इन द सेंस हमें जो कमेंट करने को मिला कि भाई सी को तो वैसे हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करके देना चाहिए था, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा केसेस परचेस किए, और लेकिन डी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दिया, जबकि डी कस्टमर हमारा हाईएस्ट केसेस परचेस करने वाला कस्टमर नहीं है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि अगर देखा जाए तो सी को डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिला है कंपेयर टू डी, ठीक है, क्योंकि बात तो सी और डी में चल रहा है ना, ई तो इसके कमेंट में आया ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करने वाला और सबसे लोएस्ट वाला, ये कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं कि हाईएस्ट वाला होना चाहिए था जिसको, वो नहीं होके दूसरा कोई हो रहा है, होना चाहिए था सी को, बट हो रहा है डी, सी को इसीलिए होना चाहिए था क्योंकि सी ने इतने सारे केसेस परचेस किए, बट ये नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पर। द मेन रीजन, इसका मेन रीजन ये है कि दैट सी रिसीव ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज, कितना डिस्काउंट रिसीव कर रहा है, देखो 108 का चीज 99 में मिला, तो 9 रुपए का डिस्काउंट, ₹9 पर केसेस। वाइल कस्टमर डी, जबकि कस्टमर डी को कितना डिस्काउंट मिला, रिसीव ओनली, डिस्काउंट कितना मिला डी का, ये माइनस करने से 60 पैसा, और ये हो जाएगा 2.60 या 3.60 आ रहा है, देखो तो 108 माइनस 104.4, तो लिस्टेड प्राइस से जितने में कम में देंगे तो 3.60, तो इसको डिस्काउंट काफी कम मिला है, एट ₹3.60 पर केस डिस्काउंट मिला है, जबकि ₹9 का डिस्काउंट मिला है सी को, ठीक है, फिर इसीलिए उसका रेवेन्यू उसने सबसे ज्यादा जनरेट किया है, लेकिन फिर भी जो है, मतलब उसने ज्यादा केसेस लिया, हम लोगों से परचेस किया, फिर भी वो उतना प्रॉफिट नहीं दे पाए जितना डी दे दिया है। कस्टमर ई जो है वो सबसे कम प्रॉफिटेबल है, ये देखो 274, तो वो भी कमेंट करेंगे, कस्टमर ई लीस्ट प्रॉफिटेबल, ई इज लीस्ट, सबसे कम, ये ए से भी कम है, इट इज लेस देन ए। अब ए से इसका कंपैरिजन क्यों कर दिया, क्योंकि देखो ए से इसका कंपैरिजन इसीलिए किया है, इट इज लेस देन ई हुज रेवेन्यू इज लीस्ट, देखो इसका रेवेन्यू लीस्ट है, दिखाते हैं, हुज रेवेन्यू इज लीस्ट, सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाला कस्टमर ए है, ये देखो 5,05,440, ये 20 लाख, ये 1 करोड़, ये 74 लाख, ये 8,52,000, मतलब सबसे कम जो है रेवेन्यू जनरेट किया है ए ने, ठीक है, लेकिन सबसे कम प्रॉफिट दिया है ई ने, ठीक है, इसीलिए ये कंपैरिजन लिखा कि ई सबसे कम प्रॉफिट देने वाला कस्टमर है, जबकि उसका रेवेन्यू जो है वो ए से ज्यादा है, फिर भी ई ने सबसे कम जो है प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, तो हमें कमेंट करने बोला है, तो जैसा हमारा आ रहा है वैसे हम लोग बोल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे ई रिसीव डिस्काउंट, ई रिसीव्ड डिस्काउंट, कितना करके ई को डिस्काउंट मिला है, 108, ये हो जाएगा 10.80, 10.80 पर केस, make more frequent order, requires more customers, customers visits
and require more delivery kilometer compared to A। बताते हैं, यहाँ पर फिर से हम एक बार कंपैरिजन बता देते हैं। डी जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, वो हमें दिख रहा है, ये देखो डी सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है और ये इतना प्रॉफिट दे रहा है कि वो सी से भी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, जबकि सी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा था। तो हमें क्या लगता है, इसने सबसे ज्यादा सेल करवाया तो इसी से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, सी जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला कस्टमर था उससे भी, ठीक है। और डिस्पाइट हैविंग 52.30 ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ कस्टमर सी से इसने इतना ज्यादा वॉल्यूम, तो मुझे लगता है ये कस्टमर सी के साथ मैंने कंपेयर करके किया था। 1 लाख, अच्छा ये 71 ये हो जाएगा, ये देखो 7, ये ऐसे होना चाहिए था ना, हम लोगों ने डी का परसेंटेज लिखा था, तो 71,550 डिवाइडेड बाई वो जो वैल्यू आया था इंटू 100। तो हम देखते हैं कैलकुलेटर पे लिखा हुआ होगा वो वाला वैल्यू, यहाँ पर मिल जाएगा मेरे हिसाब से ये वाला है। 2,41,493, 2,41,493। डी का वॉल्यूम निकाला है मैंने, तब से सी का डिवाइड किया है, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा है मेरा। नहीं हम सोचे, मैंने तो किया वो थोड़ी देर पहले। 2,41,493, ये तो और भी कम आ रहा है। 2,41,493, ये 29 आ गया। डी 8775, अगर ये करके देखते हैं, पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर, ठीक है हम ये वाला रेट ना ये यहाँ पर गोला करके रखते हैं, हम बता देंगे कैसे करके आया है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा देख के कि डी जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर है, ई से भी ज्यादा, जबकि सी से भी ज्यादा, जबकि सी ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया था, ठीक है। तो ये 1,36,000 के हिसाब से होगा क्या, एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं। नहीं इसमें तो नहीं आ रहा है, छोड़ो छोड़ो। तो बोल रहा है कि यहाँ पर फिर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कस्टमर सी बोला है, वो हम दिखा देंगे कैसे करके कैलकुलेटर का, वो लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद मेन रीजन ये है कि सी ने ज्यादा सेल करवाया, फिर भी उससे प्रॉफिट हम लोगों ने कम जनरेट करवाया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिला है। मतलब उसका प्राइस जो है ना, उसका परचेज प्राइस सी के लिए काफी कम है, 99 है, जहां पर बाकी लोगों का 108, 106.2, 104.97.2 है, ठीक है। तो जो सी का है ना वो 99 है। अब तुम लोग बोलोगे ई का तो उससे भी कम है, लेकिन उसका क्वांटिटी भी तो कम है, 8775 है, तो उसने खरीदा भी तो कम है, तो उसका कम होना तो नॉर्मल बात है। तो सी का जो है कम इसीलिए हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि उसने 9 रुपए पर केसेस पे डिस्काउंट लिया है। फिर इसके बाद बोल रहा है कस्टमर डी रिसीव्ड ओनली 3.60, और कस्टमर डी का डिस्काउंट काफी कम था, ठीक है। फिर बोल रहा है कस्टमर ई इज लीस्ट प्रॉफिटेबल, ई सबसे कम प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इट इज लेस देन ए, ये ए से भी कम प्रॉफिट जनरेट किया है, जिसका रेवेन्यू सबसे कम है। तो ये कंपैरिजन निकल के आया ए और ई के बीच में कि ई का रेवेन्यू जो है, ए का रेवेन्यू ई से भी कम था, फिर भी ई ने सबसे कम प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, ठीक है। अब ई का डिस्काउंट कितना है, 10.80, इसीलिए उसका प्रॉफिट कम हुआ। मेक मोर फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स, तो ई को अगर प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करना चाहिए। तो देखो ई का ऑर्डर और भी अगर ज्यादा हुआ तो अच्छा होगा, डिस्काउंट क्योंकि ज्यादा जिसको दे रहे हैं तो वो ज्यादा टाइम खरीदेगा, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा ना, तब जाके प्रॉफिट होगा। फिर बोल रहा है कि रिक्वायर्स मोर कस्टमर विजिट्स, अगर वो अपना विजिट्स भी बढ़ाए तो अच्छा होगा, जैसे कि यहाँ 3 है तो इससे ज्यादा हो तो और भी अच्छा। और रिक्वायर मोर डिलीवरी किलोमीटर कंपेयर टू ए, और ए से ज्यादा डिलीवरी मांगे तो फिर डिलीवरी किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी उसके ऊपर कॉस्ट लगेगा, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ई को ई कस्टमर को हम लोग कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, क्योंकि वो सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है 274। तो ई कस्टमर अगर और ज्यादा ऑर्डर करे, और ज्यादा कस्टमर वो अपना विजिट्स बढ़ाए, ठीक है, और भी ज्यादा हमें डिलीवरी के लिए ऑर्डर करे, तो हमारा जो है मतलब
प्रॉफिट ये जो 274 आ रहा है वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें करने बोला था, और ये मैंने गोला करके रखा है, हम बता देंगे 52.30 कैसे आएगा। अब सेकंड वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, बोला है स्टेट व्हाट इनसाइट आर गेन्ड बाय रिपोर्टिंग बोथ द लीस्ट सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर ईच कस्टमर। ये हमें बताना है कि हर एक कस्टमर के लिए डिस्काउंट वाला और जो एक्चुअल सेल प्राइस है उस पे जो डिफरेंस है उस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे .2 insight gain by reporting both the least selling price and the actual selling price for each customer. तो यहाँ पर लिखना है सेपरेट रिपोर्टिंग of both the listed and actual selling price enables Alpha Limited to examine which customer has received what discount per case, whether the discount received has any relationship with the sales volume. अच्छा, इस पे और भी थोड़ा आंसर हमें दिखाना है, तो ये हम समझा देंगे क्या लिखा है, बट ना मेरा यहाँ पर जगह कम हो गया, हम नेक्स्ट वाले पेज पे जाते हैं। तो वर्किंग बनाया था, वो वर्किंग कहाँ चली गई? वर्किंग नोट यहाँ पर है, ये पेज लेकर मैं यहाँ पे हूँ, ये वाला है। ये वर्किंग नोट बीच में आ जाएगा क्योंकि मेरा जगह जो है मुझे समझ में नहीं आया, कम हो गया। तो अभी जो टेबल बनाएंगे उससे पूरा चीज समझ में आ जाएगा, फिर हम वो जो थ्योरी लिखे वो बता देते। कस्टमर सेल्स वॉल्यूम और डिस्काउंट पर केस। तो कस्टमर है ए बी सी डी और ई। सेल्स वॉल्यूम जो है वो ये रहा 4680 केसेस यहाँ पर था ना, कितने कितने क्वांटिटी में बेचा, 4680 केसेस, 19688 136,800, 71,550 8775। अब डिस्काउंट देखते हैं, जैसे इसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, 108 में ही इसे बेचा गया तो इसका डिस्काउंट 0। 102 का चीज 106.20 में बेचा गया तो इसका डिस्काउंट हो गया 1.8, इसका हो गया 1.8। उसके बाद ये 9 रुपीज का डिस्काउंट, उसके बाद ये वाला 3.6 और ये वाला आया था 10.8, 3.6 और 10.8। अब अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो डिस्काउंट नॉर्मली कैसे देते हैं, डिस्काउंट देने का रूल्स ये है कि जो जितना वॉल्यूम में खरीदेगा उसको उतना डिस्काउंट देंगे। जैसे होता है ना, तुम लोग कभी डिस्काउंट दे, 2 चीज लिया
तो 500 का एक चीज है, दो चीज लिया तो कितना होगा, 900 में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन दो लेना पड़ेगा, तो क्वांटिटी बढ़ने से डिस्काउंट बढ़ता है। तो देखो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसे मिला है, अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये वाला है, ठीक है, उसके बाद सॉरी ये वाला है, उसके बाद ये 2 सेकंड में आता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या वॉल्यूम भी उसी तरीके से है, देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो ये वाला है 9 वाला, ठीक है, अच्छा ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम में है, तो इसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए था, बट 8775 वाले को सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया है। तो अगर हम इसको एक बार ई को इग्नोर करते, एबीसीडी में कंपेयर करें, तो देखो सबसे ज्यादा एबीसीडी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है खरीदा है सी कस्टमर ने, तो उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, इसको नंबर 1 पे रखते हैं डिस्काउंट पे। उसके बाद डिस्काउंट 3.6 है जो कि 71,550, तो 71,550 ए बी और डी में कंपेयर करें तो डी ने सबसे ज्यादा परचेस किया है, तो उसको मिलना ही चाहिए। और उसके बाद 19,688, तो ये 3 हो गया। लेकिन ये ई को किस वजह से इतना डिस्काउंट दिया गया है वो तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि वॉल्यूम पे तो वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कभी कभार होता है कि कोई पुराना कस्टमर है, कोई स्पेशल फेवर है, तो कंपनी दे सकता है, तो वो कंपनी को खुद बताना पड़ेगा, हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग तो डिस्काउंट को वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए था सी को, उसके बाद मिलना चाहिए था डी को, और उसके बाद बी को, जो कि मिला है, ठीक है, लेकिन ई को इतना नहीं मिलना चाहिए था, लास्ट में ई आना चाहिए था, बट ई को ज्यादा मिला है। उसका रीजन जो है वो कंपनी बता सकती है, हम लोग नहीं बता सकते। अब इसका कंक्लूजन ये लिखेंगे, द एबव डेटा क्लियरली शो दैट द डिस्काउंट गिवन to customer per case has a direct relationship with sales volume, सेल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जिसने जितना ज्यादा खरीदा उसको उतना डिस्काउंट दिया गया, एक्सेप्ट फॉर कस्टमर्स ई, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ई, ई को अगर छोड़ दे, क्योंकि ई का ऐसा कोई हम लोग जो है रिलेशन नहीं बना पा रहे कि भाई उसने ज्यादा लिया है तो ज्यादा डिस्काउंट मिला है। द रीजन फॉर 10.80 रुपीज डिस्काउंट पर केस, जो कि ई के लिए एप्लीकेबल है, फॉर कस्टमर ई शुड बी एक्सप्लोर, ठीक है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, नहीं पता चल रहा है कि क्यों इन्होंने इतना ज्यादा डिस्काउंट लिया, मतलब इनको इतना ज्यादा डिस्काउंट मिला, कोई ले तो नहीं सकता, कंपनी देगा तो ही होगा, अदरवाइज कैसे होगा, तो इसको इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों मिला वो तो हमें भी नहीं पता। बाकी लोगों का तो सेल्स वॉल्यूम से बात रिलेटेड हो रहा है कि भाई जितना ज्यादा सेल्स वॉल्यूम है उस हिसाब से डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, यही हमें एक्चुअली पूछा गया था इस क्वेश्चन में, कि बताना है इनसाइड गेन बाय रिपोर्टिंग बोथ द लीस्ट सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर ईच कस्टमर, हर एक कस्टमर का जो गेन है वो सेलिंग प्राइस और लीस्ट वाला सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंसेस है उसके हिसाब से कितना है वो में बताना है। तो यहाँ पर लिखा है सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ बोथ द लिस्टेड एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस एनाबल अल्फा लिमिटेड टू एग्जामिन विच कस्टमर हैज रिसीव्ड व्हाट डिस्काउंट। अगर हम लोग ये सेपरेट डिस्कशन करते हैं लीस्ट सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस का, तो हमें क्या पता चलेगा, मतलब अल्फा लिमिटेड को क्या पता चलेगा कि उसने कौन से कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया है पर केस, वो पता चलेगा। वेदर द डिस्काउंट रिसिप्ट हैड एनी रिलेशनशिप विद द सेल्स वॉल्यूम, क्या सेल्स वॉल्यूम के साथ उस डिस्काउंट का कोई रिलेशन था या नहीं था, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब ये टेबल बनाने से हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो हमें यही कैलकुलेट करने बोला था तो हम लोगों ने कर दिया, बाकी ई का हमें नहीं पता चल रहा है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। और ये कमेंट जो है, अब देखो कमेंट हमें कॉमन सेंस से करना है, तो मैंने उसी हिसाब से बोला है, हमें कुछ नहीं बोला कि इस रेस्पेक्ट में करो, ये टेबल के रेस्पेक्ट में करना है, इतना बस बोल रखा है कि ये निकालो और इसके रेस्पेक्ट में कमेंट करो। और ये 52.30 है वो हम एक बार देखेंगे कि कैसे आया है, कौन से बेसिस पे, तो वो हम बता देंगे, ठीक है, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने यही लिख पाया है कि despite having 52.30 of the total unit volume of customer C का total volume का 52.30 है ऐसा बोल रहा है, तो या तो मेरा कोई कैलकुलेशन गलत हो रहा होगा या फिर मेरा ये 52.30 गलत आया होगा, कुछ तो एक होगा,
मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग का 2 क्वेश्चन बच रहा है। एक है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफी बड़ा है, टाइम लगेगा, और एक है केस सिनेरियो और एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये हम लोग एक काम करेंगे, एमसीक्यू शायद ऊपर है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी ये करने से कंप्लीट होगा भी नहीं, ठीक है। तो और एक क्लास लगेगा, उसके बाद ही ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।